नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। आइए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की आज दूसरी श्रृंखला है। आज़ादी की लड़ाई में जो रहा है काफ़ी ककरीली और पथरीली है, लेकिन फिर भी चलना तो है। इसी कड़ी में समय नालाज करते हुए हमने पिछली बार बताया था कि हिस्ट्री में कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप उसको देखते रहिए। एक कहानी के रूप में उसको मैंने रखा था। अभी तक हम लोग जहाँ तक पहुँचे थे और आगे जहाँ से पढ़ना है और इस सीरीज को आगे भी चलाएंगे। हमारा आपका काम है मेन घटनाओं के आप साक्षी बने, उनको वैसे समझें जैसे मूवी देखते हैं, सुनते हैं। और अगली घटना के बीच पिछली घटना के बीच में क्या चयन है, इसको भी समझना ज़रूरी है। और जब इसको अलग अलग पढ़ाएंगे तो आपके अंदर भी घटनाओं के धागे बुनने लगेंगे और एक आज़ादी की डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। मैंने बताया था कि 1857 से लेकर के 1947 की इस महागाथा में कई उतार चढ़ाव रहे हैं और घटनाओं का अपना क्रम है। प्रमुख घटनाओं का जो क्रम बनता है, सबसे पहले मैंने शुरू किया था 1857 का रिवोल्ट या गदर। और इस विद्रोह के फेल होने पर भारतीयों को भरोसे में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस का होना महत्वपूर्ण घटना थी और कई भारतीय उसमें जुड़े। अंग्रेज़ों को लगा कि ये जिस स्तर से संस्था बढ़ रही है, सदस्य इसमें बढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि एक नया आंदोलन बन जाए। कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए, देश के स्वतंत्रता संग्राम को डिवाइड करने के लिए कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रारूप बनाया और फूट डालो राजनीति करो कि ये पहली शुरुआत मान सकते हैं। हिंदू मुस्लिम को 7-8 करने का प्रयास किया गया, लेकिन हम पहले से ज़्यादा साथ हो गए। बंगाल के विभाजन के विरोध में एक प्रमुख आंदोलन शुरू हुआ, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, जो तब तक चला जब तक बंगाल का विभाजन समाप्त नहीं हुआ। बंगाल का विभाजन 1911 में समाप्त हुआ तो स्वदेशी आंदोलन भी उसके साथ मान सकते हैं, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन एक प्रतिक्रिया है बंगाल के विभाजन की। तो एक्शन जैसा होगा, रिएक्शन भी वैसा होगा। तो स्वदेशी आंदोलन में हमने कई संस्थाएं बनाई, इसको चलाए। इसी बीच हमारा आंदोलन चलता रहा। अंग्रेज़ों ने हमें 7-8 करने की कोशिश की, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को विभाजन के दिन राखी दिवस के रूप में इसको मनाया और हिंदू मुस्लिम की यूनिटी पहले से ज़्यादा मजबूत हुई। अंग्रेज़ों को ये बात पसंद नहीं आई। वो चाहते थे कि भारतीय लोगों में एकता ना रहे, इसीलिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रारूप आया और लॉर्ड मिंटो और आगा खान के बीच में जो एक मध्यस्थता हुई, जो एक सहमति हुई, उसी संस्था का नाम बना मुस्लिम लीग, जो ढाका में बनी थी सलीमुल्लाह, हबीबुल्लाह और आगा खान के प्रयास से। और इस संस्था में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जब टॉपिक पे आएंगे तभी बताएंगे। इधर मुस्लिम लीग बनी, इधर हमारा आंदोलन चलता रहा। इधर कांग्रेस के अंदर गतिरोध पैदा हो गए। अध्यक्ष के पद को लेकर 1907 के सूरत सेशन में रासबिहारी घोष और लाला लाजपत राय के बीच विवाद हुआ और इसी आधार पर लाला लाजपत राय या गरम दल वाले कांग्रेस से बायकॉट कर दिए गए। सूरत में कांग्रेस की सूरतें बिगड़ गई, कांग्रेस 7-8 हो गई, फूट फाट गई। ये सूरत सेशन में जो भी क्वेश्चन आते हैं, दो भाई अलग अलग हो गए, गरम दल और गरम दल 7-8 यानी सेपरेट हो गए। लॉर्ड मिंटो ने 1906 में जब मुस्लिम लीग पार्टी बनवाने में मुस्लिम लोगों की मदद की थी, एक वादा किया था कि आने वाले असेंबली में मुस्लिम वर्गों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं देंगे। और 1909 में एक एक्ट बना था, इसका नाम है मिंटो मार्ले एक्ट या मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। इस एक्ट की खास बात यह है कि मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्शन की एक कोशिश की गई और फूट डालो राजनीति करो की पहली शुरुआत यहीं से मानी जाती है। इतनी घटनाएं लेक्चर 1 में हम लोगों ने बताई थी। अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि गाड़ी हमारी कहाँ पे आज रुकती है, फिर उसी को कंटिन्यू करते रहेंगे और 2-3 वीडियो में हम आज़ादी के किनारे खड़े हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। 1909 के बाद 1911 आता है और 1911 की महत्वपूर्ण घटना है दिल्ली दरबार, 12 दिसंबर 1911। भारत के इतिहास में 3 दिल्ली दरबार हुए। एक लिटन के समय हुआ था, एक कर्जन के समय हुआ था और एक लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय। दिल्ली दरबार का मतलब यहाँ ये हो सकता है, ब्रिटेन में जो नया क्राउन चेंज होता है, कोई नया राजा, महाराजा या महारानी जब ब्रिटेन की गद्दी पर बैठते हैं, उनके स्वागत में, उनके होने की एक खुशी में, एक फंक्शन के रूप में उसको भारत में मनाते हैं। तो दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911। इस दरबार की खास बात ये होगी कि लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय जॉर्ज पंचम भारत की विजिट पे आए
उनके साथ क्वीन मेरी भी थी। और इसी दरबार में कई महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हुए, जैसे बंगाल का विभाजन कैंसिल हुआ और स्वदेशी आंदोलन भी इसी के साथ कैंसिल हुआ। इस आधार पर बंगाल विभाजन का समाप्त होना किस घटना से जुड़ा है, वो आंसर होगा तीसरा दिल्ली दरबार, थर्ड दिल्ली कॉन्फ्रेंस। भारत में बंगाल को अलग अलग राज्यों में डिवाइड किया गया, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र हुई। इतनी घटनाएं इसमें मिलती हैं। अभी आपको क्या करना है, मेन मेन घटनाओं केवल सुनने की आदत डालनी है, ना लिखने की ज़रूरत है, ना उनको कहीं याद करने की। और हम भी यही प्रयास करेंगे कि किसी इवेंट को समझाएं तो वो पॉइंट ही बताएं जो एग्ज़ाम में या तो आ चुके हैं या आ सकते हैं। और इसके इतिहास में घटनाएं आप बार बार जब सुनेंगे तो अपने आप एक दिमाग में चैन बनेंगे। इसलिए जितना हो पाए उतना संभालिए और सुनते रहिए, बढ़ते रहिए। इधर 2-3 साल नॉर्मल तरीके से बीते, फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय एक क्रांतिकारी घटना मिलती है, उस घटना का नाम है कामागाटा मारू इवेंट। ये एक जापानी पानी का जहाज़ था, एक जापानी वाटरशिप जो हमने जापान से किराए पर लिया था। इस जहाज़ का मेन मोटो था, उद्देश्य था गदर पार्टी में शामिल होना। और ये कनाडा के रास्ते से कनाडा के रास्ते से इसको अमेरिका जाना था, सैन फ्रांसिस्को, जहाँ गदर पार्टी का मुख्यालय है। लेकिन ये जहाज़ वहाँ पहुँच नहीं पाया और इसी आधार पर कुछ हिंसा हुई, एक शोर कमेटी बनाई गई और कामागाटा मारू इवेंट के कारण भारत में क्रांतिकारी आंदोलन गदर पार्टी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हुई। इसका भी डिटेल हम आगे करेंगे। इसके बाद 1916 से 17 होम रूल मूवमेंट। होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से ये आंदोलन भारत में शुरू हुआ। इसका स्रोत आयरलैंड माना जाता है। रेडमंड ने आयरलैंड में ये आंदोलन शुरू किया था। एनी बेसेंट जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेड थी भारत में, अडयार में, उन्होंने भारतीयों के आंदोलन को देखा और उनका साथ दिया। होम रूल का अंदर होता है ब्रिटिश भारत में रहते हुए सुशासन की प्राप्ति। होम रूल अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी मांग यही थी कि अंग्रेज भारत में बने रहें, लेकिन जो प्रांत हैं, स्टेट्स हैं, उससे भारतीयों को प्रशासन चलाने का अधिकार मिले और इसी को बोलते हैं होम रूल अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, होम रूल। अभी इतना माहौल नहीं था, अभी लोहा इतना गर्म नहीं था कि हम ये कह सकते हैं अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, क्योंकि जैसा आंदोलन होगा उसकी मार और उसकी मांग वैसी ही होगी। और अभी भारत की राजनीति में गांधी जी की भी एंट्री सही तरीके से नहीं हो पाई थी। इस आंदोलन को तिलक और एनी बेसेंट ने संभाला अपने अपने तरीके से। दक्षिण भारत में मद्रास प्रांत में एनी बेसेंट ने इसको देखा, लेकिन एनी बेसेंट का असर पूरे भारत में था। तिलक ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बरार, कर्नाटक जैसे राज्यों को संभाला। दोनों के आंदोलन के अपने अपने नेता थे, जोसेफ बेपिस्टा, जॉर्ज अरुंडेल। लेकिन एनी बेसेंट का आंदोलन सबसे लोकप्रिय था और उनके होम रूल को ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट्स कहा जाता है। यह आंदोलन 16 से 17 तक चला। लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ था तो भारत की राजनीति में जो परिदृश्य था, नरम गरम अलग थे। कांग्रेस के अंदर विभाजन था, हिंदू मुस्लिम के बीच में मतभेद थे, मुस्लिम लीग कांग्रेस में आपस में नहीं बन रही थी। एनी बेसेंट और तिलक ये चाहते थे जब तक हम मिलेंगे नहीं, एक होंगे नहीं, तब तक हम आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो इसी आंदोलन में हम लखनऊ अधिवेशन को जोड़ देते हैं। लखनऊ सेशन दिसंबर 1916 में हुआ और अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट तिलक के प्रयास से नरम और गरम को एक किया गया, मुस्लिम लीग कांग्रेस को मिलाकर के एक किया गया और इसी लखनऊ में ही लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता भी 1916 में हुआ। और इस आधार पर सूरत अधिवेशन, मिंटो मार्ले एक्ट दोनों को मिला दें तो हमारा होम रूल आंदोलन तैयार हो जाता है। एनी बेसेंट काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। मॉन्टेग्यू जो उस समय भारत सचिव थे, एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की टाइटल रिटर्न कर दी। इसी बीच मॉन्टेग्यू ने ये अनाउंसमेंट किया कि आने वाले एक्ट में हम भारतीयों को होम रूल देने का प्रयास करेगा। और वो एक्ट था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, जो हम आगे पढ़ाएंगे आपको। तो इस मॉन्टेग्यू की घोषणा के आधार पर एनी बेसेंट रिहा हुई और उनका आंदोलन लगभग सफल माना जाता है। इसी बीच भारत की राजनीति में गांधी जी की पारी शुरू हो चुकी थी। लखनऊ अधिवेशन में वो एक मेंबर के रूप में शामिल हुए थे। यहीं पर बिहार के राजकुमार शुक्ल ने उनसे मुलाकात की और किसानों की समस्याओं को बताया। भारत में गांधी जी को एक नया राजनीतिक माहौल मिला
यहीं से उनकी राजनीतिक पारी शुरू होती है। तो आने वाले 3 आंदोलन, चंपारण, किसान आंदोलन, अहमदाबाद और खेड़ा, ये तीनों महात्मा गांधी के क्षेत्रीय आंदोलन या लोकल मूवमेंट्स कहलाते हैं। जैसे क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी होता है अलग अलग स्टेट के अनुसार, तो भारत में महात्मा गांधी के 2 प्रकार के आंदोलन हैं, लोकल मूवमेंट या नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट वो हैं जो पूरे भारत में उन्होंने देखे, जिसका असर पूरे भारत में था, लेकिन लोकल मूवमेंट वो हैं जो अलग अलग राज्यों में चले। इसी कड़ी के आधार पर चंपारण किसान आंदोलन जो बिहार में हुआ था, नील की समस्या को लेकर था और ये लगभग सफल हुआ। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी को रवींद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी और 3 कटिया पद्धति इस आंदोलन का मेन मोटो था और किसानों के 3/20 यानी 15% भाग पर उनको नील की खेती करनी होती थी और यह आंदोलन सफल हुआ और इसी के आधार पर यह आंदोलन आगे बढ़ा। यह भी ध्यान रखना कि चंपारण किसान आंदोलन भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन उनका होगा जब वो रोल आउट एक्ट का विरोध करते हैं और इसी चंपारण में उन्होंने हड़ताल का, स्ट्राइक का भी प्रयोग नहीं किया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। प्लेग की समस्या को लेकर जो मजदूर थे उनको बोनस और सैलरी नहीं मिल पा रही थी, उनकी मांग को देखते हुए महात्मा गांधी ने उनका साथ दिया और पहली स्ट्राइक की हड़ताल की। इसलिए फर्स्ट यूज ऑफ स्ट्राइक, हड़ताल का पहला प्रयोग अहमदाबाद मिल आंदोलन में माना जाता है। तीसरा है खेड़ा किसान आंदोलन। ये भी किसान आंदोलन है। बढ़ते लगान को देखते हुए गांधी जी ने किसानों का सपोर्ट किया और ये भी एक नपातुला सफल आंदोलन है। बहुत ज़्यादा सफल भी नहीं हुआ, लेकिन इसमें यह था कि जो किसान लगान दे सकते हैं जो दें, जो नहीं दे सकते ना दें। माना यह जाता है कि ये तीनों आंदोलन गांधी जी की राजनीतिक पारी को एक मजबूती देते हैं। धीरे धीरे ये सब हुआ, देखते देखते 1919 आ गया और यहाँ से हमारा तीसरा चरण या गांधी युग शुरू होता है, इस तरीके से समझाएं। और माना जाता है कि ये जितनी भी इवेंट्स हैं परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आज़ादी के लिए भी महत्वपूर्ण है। सिडनी रोलट जो अंग्रेज़ थे, उनके नाम से एक कमेटी बनी थी, रोलट कमेटी, और उस कमेटी ने 17 मार्च 1919 को ये एक पास किया। इस एक्ट का मेन मोटो ये था कि जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं, इसको आतंकवादी निरोधक अधिनियम भी कहते हैं, और इसी एक्ट के आधार पर माना जाता है कि भारत में जितने भी एक्टिव मूवमेंट हैं वो बंद किए जाएं और इसी आधार पर रोलट एक्ट इम्पॉर्टेंट है। इस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून भी कहते हैं और माना जाता है कि डाउट के आधार पर अगर हमें कोई अरेस्ट करता है तो अपनी आज़ादी के लिए हम कोई भी प्रयास नहीं कर सकते और इसीलिए इसको गैंगिंग एक्ट भी कहते हैं, इसको काला कानून भी कहा जाता है। इस एक्ट का जब विरोध हुआ तो उस विरोध में जो घटना घटी उसका नाम है जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में ये इवेंट हुई। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जिन्होंने रोलट एक्ट का विरोध किया था, उनको गिरफ्तार किया गया। उनकी आज़ादी के लिए जलियांवाला बाग में एक मीटिंग हुई, इसके नायक थे हंसराज। और इस दिन जो घटना घटी, भारत के गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर थे और ब्रिगेडियर जनरल डायर थे। इस पूरे इवेंट में कई भारतीयों की जानें चली गईं। अंग्रेज़ों ने इस घटना पर लीपापोती की, एक जांच कमेटी बनाई थी, एक इंक्वायरी कमेटी जिसका नाम है हंटर कमेटी। लेकिन हंटर कमेटी में अंग्रेज़ों ने तथ्यों को छुपाने की कोशिश की। तब ऐसी स्थिति में भारतीयों ने अपनी खुद की कमेटी बनाई जिसका नाम है तहकीकात कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, इसलिए इसको मालवीय कमेटी भी कहते हैं। तो इस घटना में आपको 2 कमेटी मिलेंगी, हंटर कमेटी बाय ब्रिटिश और मालवीय कमेटी बाय इंडियन। तो इस तरीके से जलियांवाला बाग हुआ। इसके विरोध में टैगोर ने नाइटहुड की टाइटल रिटर्न कर दी। यहाँ से अगला पड़ाव है खिलाफत आंदोलन का और असहयोग आंदोलन का। खिलाफत मूवमेंट एक मुस्लिम मूवमेंट है और इस आंदोलन में जो टर्की देश था उसकी आज़ादी के लिए भारत के जो मुस्लिम वर्ग थे वो आगे बढ़े और उन्होंने अपना शिष्टमंडल
एक प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन भेजा था, लेकिन उनको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने आंदोलन को स्टार्ट किया। इनकी मेन मांग थी लिबर्टी ऑफ टर्की या तुर्की की स्वतंत्रता या आज़ादी। क्योंकि टर्की के जो खलीफा थे, पूरे विश्व के मुस्लिमों के धर्मगुरु थे, तो उनकी आज़ादी के लिए ये आंदोलन भारत में भी शुरू हुआ। तो भारत के मुस्लिम जो पहले अंग्रेज़ों के साथ उतना एंटी नहीं थे, उनको लगा कि अब अंग्रेज़ हो सकता है, उनके भी नहीं हो सकते। तो यहाँ से एक मोहभंग हुआ और इसी आधार पर खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। पहला खिलाफत कॉन्फ्रेंस आपका दिल्ली में हुआ था। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी जब जेल से रिहा हुए थे और जब रॉडेट का महात्मा गांधी ने विरोध किया था, तो हरियाणा के पलवल में गांधी जी को अरेस्ट किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर उनको जल्दी रिहा कर दिया गया। दिल्ली खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था, उसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की जामा मस्जिद में। गांधी जी के आने से खिलाफत आंदोलन काफ़ी एक्टिव हुआ। अगले साल इसकी मीटिंग इलाहाबाद में हुई और इस मीटिंग में गांधी जी ने ये तय किया, अब वक्त आ गया है कि हमें अशोक का अस्त्र अपनाना पड़ेगा, खाली खिलाफत स्वर से काम नहीं चलेगा। अब देखते हैं कौन हमारा सहयोग नहीं करेगा। इसमें एक दिक्कत ये थी कि खिलाफत मूवमेंट में हिंदू जनसंख्या पूरी तरीके से मुस्लिम लोगों के साथ नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि खिलाफत आंदोलन का जो मेन मोटो था वो जलियांवाला बाग जैसी घटना नहीं थी, मेन था तुर्की की आज़ादी। तो भारत के जो हिंदू वर्ग के लोग थे या बाकी लोग थे, वो अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहते तो थे, लेकिन विरोध का जो रीजन था वो अलग था। तो गांधी जी ने इसका टाइटल ही चेंज कर दिया। आंदोलन लगभग वही था, बस इसका एक कायाकल्प हुआ, रूप परिवर्तन हुआ। गांधी ने कहा अब इसका नाम कर दो नॉन कोऑपरेशन, असहयोग, और अब देखते हैं कौन सहयोग नहीं करेगा, सब करेंगे। इसीलिए इस आंदोलन को गांधी जी का सबसे प्रमुख आंदोलन कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन का ये एक नया वर्जन है। उसमें भी हमने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया था, स्वदेशी को अपनाया था। अशोक आंदोलन के भी दो कॉन्सेप्ट हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक में हमने विदेशी चीज़ों का बाइकाट किया, विदेशी वस्त्रों को जलाया, विदेशी संस्थाओं को छोड़ा, वकीलों ने वकालत करना छोड़ दी, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे स्वदेशी आंदोलन में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें आपको भी कई संस्थाएं हमने बताई थी, जैसे डांस सोसाइटी, फेडरेशन हॉल, और इस आंदोलन में भी कई संस्थाएं बनी, जैसे जामिया मालिया इस्लामिया विद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, काशी विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ। इस सारी संस्थाएं इसी आंदोलन में सक्रिय हुई। इस आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण जो इवेंट्स हैं वो सरसी निगाह से, क्योंकि समय कम होता है, मैटर ज़्यादा होता है, ये हर किसी स्पीड हमने बढ़ा दी है जिससे आप सुने। बाकी जब उसका नंबर आएगा तो अपने आप सारी चीज़ें डिटेल से एक एक करके हम पढ़ाएंगे। अशोक आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और 12 फरवरी 1922 को क्लोज हुआ। इसलिए इसकी जो डेट मानी जाती है 1 अगस्त, उसी दिन तिलक की डेथ भी हो गई। तिलक की डेथ होना अशोक आंदोलन का टर्निंग पॉइंट है और उनके नाम से एक फंड बनाया गया, तिलक फंड, और इसीलिए लोगों ने तिलक के नाम से ढेर सारा चंदा दिया। और इस आधार पर, लेकिन इस आंदोलन में कई विरोधी आए, जैसे मोतीलाल नेहरू, CR दास, एनी बेसेंट। इन्होंने गांधी जी के इस आंदोलन का विरोध किया। उनको लगा कि अभी आंदोलन करना जल्दबाजी है। गांधी ने कहा कि लोहा गर्म है, इस समय भारतीय लोग अंदर से नाराज़ हैं, इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। लेकिन इसी आधार पर अशोक आंदोलन को स्टार्ट करने के लिए कांग्रेस में जो अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, उसमें इसका विरोध किया गया। लेकिन नागपुर अधिवेशन जो विशेष अधिवेशन कहलाता है, वी राघवाचार्य उसके अध्यक्ष थे, उस अधिवेशन में अशोक आंदोलन को मंजूरी मिली, क्योंकि गांधी जी अपना अशोक आंदोलन स्टार्ट कर चुके थे। तो बुझे मन से बाकी लोगों ने गांधी जी का साथ दिया और आज़ादी एक्सप्रेस गांधी जी आगे लेके चले, ये लोग पीछे से आके उस पर बैठे और इस आधार पर गांधी जी आंदोलन के ट्रैक पर चलने लगे। अशोक आंदोलन लगभग 1.5 साल के आसपास चला। इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक फेमस स्टेटमेंट बोला, आप इसी तरीके से अगर मेरा साथ देते रहे तो हम 1 वर्ष के अंदर सुशासन पालेंगे, स्वराज पालेंगे। तो स्वतंत्रता 1 वर्ष के अंदर प्राप्त, ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट गांधी जी का इसी आंदोलन में था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हमको लगा कि हम आज़ाद होने ही वाले हैं, क्योंकि लोगों ने बंदूक छोड़कर गांधी जी का साथ दिया। लेकिन किसी को नज़र लग गई हमारे आंदोलन की। गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घट गई। पुलिस वालों के बीच, किसानों के बीच में झड़प हुई
गुस्से में आकर के किसानों ने थाने में आग लगा दी। कई पुलिस वाले जिंदा जल गए और मर गए। गांधी जी के आंदोलन में पहली बार हिंसा हुई बड़े स्तर पर। गांधी जी के लिए एक शॉक न्यूज़ थी कि उनके आंदोलन में अभी वो मैच्योरिटी, वो परिपक्वता नहीं आई थी। इसी घटना को इशू बना करके फरवरी 1922 को गांधी जी ने बारदोली में मीटिंग की गुजरात में, और 12 फरवरी को यह आंदोलन क्लोज कर दिया। गांधी जी ने जैसे आंदोलन बंद किया तो बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, कश्मीर में अगर आग लगे तो उसकी सज़ा कन्याकुमारी को क्यों मिले। गांधी जी ने कहा कि अगर बच्चे गलती करते हैं तो सज़ा माता पिता को तो मिलेगी। उन्होंने इस आंदोलन में अपने को मुख्य आरोपी माना और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन हमारा यहाँ से डाइवर्ट हो गया। आंदोलन के यहाँ 3 खेमे हो गए, 3 टुकड़े हो गए। इसको अगर हम ट्रेन की भाषा में समझाएं, असहयोग आंदोलन एक्सप्रेस गांधी जी लेके जा रहे थे, अचानक चेन पुलिंग हो गई। उस घटना का नाम हुआ चोरी चोरा कांड। गांधी जी को गुस्सा आ गई, उन्होंने ट्रेन खाली कर दी और कहा कि अब जाने का मन नहीं। तो जो यात्री थे भारतीय, जो उसमें आज़ादी के आंदोलन में बैठे हुए, उसमें से जो युवा थे उन्होंने अपने को अलग किया। पहली बार भारत में गांधी जी का जो विरोध किया युवाओं ने किया इस आधार पर, क्योंकि वो बंदूक छोड़ के आए थे, और इसीलिए भारत में दूसरे क्रांतिकारी आंदोलन यहाँ से स्टार्ट हुए। क्रांतिकारी आंदोलन का जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब हम इसमें शेयर करेंगे। और यहाँ से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लेडी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोग एक्टिव हुए उत्तर भारत में। तो आंदोलन की एक कमान तो युवाओं ने ले ली। जो सीनियर लोग थे जो आंदोलन में गांधी जी के साथ बैठे थे, उन्होंने भी ट्रेन छोड़ दी। उनका गांधी से, कांग्रेस से मोह भंग हो गया था। वो हो गए थे चेंजर्स, परिवर्तनवादी। मोतीलाल नेहरू, CR दास जैसे, सरदार विट्ठल भाई पटेल, इन लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई 1923 में इलाहाबाद में। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी इलाहाबाद में बनी थी। इसके फाउंडर थे मोतीलाल नेहरू और CR दास। इसके अध्यक्ष थे CR दास। CR दास की 25 में डेथ हो जाती है। स्वराज पार्टी से जो क्वेश्चन आते हैं भाई लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं। स्वराज पार्टी का मेन मोटो, उद्देश्य पूछा जाता है कि इसका क्या उद्देश्य था। इसका उद्देश्य कोई भी जन आंदोलन नहीं था कि जन आंदोलन हम कर चुके थे। इसका आंदोलन था एंट्री इन लेजिस्लेटिव काउंसिल बाई इलेक्शन, निर्वाचन के द्वारा विधान परिषदों में प्रवेश करना, विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना, पार्टिसिपेट करना, और वहाँ पर अपनी पहुँच को, दखल को बढ़ाना, और जिससे जो बिल बनाए जाते हैं विधान परिषद में, जो कानून बनाए जाते हैं, उसमें हमारी संख्या अगर ज़्यादा होगी तो हम उनका विरोध कर सकते हैं। तो विधान परिषद में पहुंचना इनका मेन मोटो था। सरदार विट्ठल भाई पटेल ऐसे पहले भारतीय थे जो केंद्रीय विधान परिषद में पहुंचने वाले पहले भारतीय माने जाते हैं, जो स्वराज पार्टी के ही एक सदस्य थे। इसी बीच 1924 में महात्मा गांधी जेल से रिहा हुए, और जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए, घर बट गया है। तो ऐसे बिखरे हुए छोड़ों में उन्होंने स्वराज पार्टी को मनाने की और मिलाने की कांग्रेस में कोशिश की। 1924 में कर्नाटक में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने ही किया, लेकिन उस अधिवेशन में कोई हल नहीं निकला। गांधी और CR दास का समझौता भी हुआ, तो आगे हम उसको भी बताएंगे। लेकिन स्वराज पार्टी ने कहा कि आप अपने स्तर पर अंग्रेज़ों का विरोध करें, हम अपने स्तर पर विरोध करेंगे, लेकिन एक साथ अब नहीं जुड़ेंगे, जो धागे में गांठ पड़ गई है। रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका है, मिले तो ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अब वो गांठ जो पड़ी है वो दूर नहीं हो सकती, लेकिन विरोध करेंगे। आप अपने स्तर पे करिए, हम अपने स्तर पे करते हैं। इसी बीच 2-3 महीने शांति से बीते। क्रांतिकारी आंदोलन इधर सक्रिय हो गए। काकोरी कांड 1925 में हुआ, लेकिन इस दौर में महात्मा गांधी क्रिकेट की पिच से बाहर थे। आंदोलन में वो हाईलाइट नहीं थे, वो केवल घटनाओं के साक्षी थे। इसी बीच साइमन कमीशन की भारत में यात्रा शुरू हुई। साइमन कमीशन में 7 अंग्रेज थे, 7 ब्रिटिश सदस्यों का एक ग्रुप था, जो 1927 में चला था, 28 में भारत में आया और 29 में फिर आया। इसकी भारत में विजिट 2 बार हुई, ट्वाइस। साइमन कमीशन का मेन मोटो ये था कि भारत में जो एक्ट, ये कानून बनाए जाते हैं, तो जो 1919 का एक्ट था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं, उस एक्ट को हमने यहाँ से हटा दिया है। जब 35 का एक्ट पढ़ाएंगे उसी के साथ इसको हम कंपेयर कर देंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 से चलता रहा, 10 साल के बाद उसको क्लोज होना था, यानी 29 से पहले भारत में एक नया संविधान बनना था। तो 1919 के एक्ट को रिमूव करने के लिए
और एक नए कानून को भारत में लाने के लिए ये ज़रूरी था कि देखा जाए कि भारत में माहौल क्या है। तो साइमन कमीशन भारत में इसीलिए आया था कि अधिनियम 1919 की जांच करना या समीक्षा करना और एक नए कानून को बनाने के लिए माहौल क्रिएट करना। लेकिन चूंकि सारे इसमें अंग्रेज़ थे, कोई भारतीय नहीं था, हमने इसका विरोध किया। साइमन गोबेक, इसी गोबेक के चक्कर में लाहौर में लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय गोबेक हो गए। इस घटना के विरोध में भगत सिंह ने सैंडर्स को गोबेक कर दिया। घटनाएं आपस में जुड़ती चली जाती हैं। साइमन कमीशन जब भारत में आया तो हमने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था और हमने ये भी कहा कि हम खुद अपना कानून बना सकते हैं। उसी समय एक भारत सचिव थे, इंडियन सेक्रेटरी, जिनका नाम है लॉर्ड बर्कनहेड। जब भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध शुरू किया तो बर्कनहेड गेव ए चैलेंज टू इंडियन फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। बर्कनहेड ने भारतीयों को एक चुनौती दी, चैलेंज दिया कि भारत में कानून तो बनेगा, क्योंकि भारत में रहना है तो एक संविधान होना चाहिए, तो आप या तो हमें बनाने का मौका दें या दम हो, क्षमता हो तो बना के दिखाएं। उन्होंने हल्के में बोला था, हम सीरियसली थे। तो मोतीलाल नेहरू जैसे लोगों ने उनके चैलेंज को अडॉप्ट किया और उसी चैलेंज का नाम है नेहरू रिपोर्ट। ये रिपोर्ट मई में बन गई थी और अगस्त में ये प्रेजेंट हुई। इस रिपोर्ट में 9 लोग थे, सुभाष चंद्र बोस, सप्रू, अली इमाम, शोएब कुरैशी, मंगल सिंह, आणे, जयकर, मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट भारतीयों का पहला संविधान कहलाती, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय इंडियन। हमने संविधान बनाने की पहली कोशिश की। संविधान अगर एक बिल्डिंग है, माना कि उसके रियल फाउंडर अम्बेडकर जी हैं, लेकिन उस संविधान की पटकथा, उसकी नींव की ईंट नेहरू रिपोर्ट में ही तैयार की गई। हमने ब्रिटिश भारत में संविधान बनाने की कोशिश तो की थी, इसीलिए आज हमारे संविधान के कई से पॉइंट इतिहास में मिलते हैं। नेहरू रिपोर्ट से क्वेश्चन पहला ये बनता है कि हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया आज़ादी से पहले, तो नेहरू रिपोर्ट में ही फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का फर्स्ट कॉन्सेप्ट आया। मूल अधिकारों का रिसोर्सेज, स्रोत इसी रिपोर्ट को माना जाता है। इसी रिपोर्ट में एक ये भी प्रस्ताव था कि भारत के जो राज्य हैं वो भाषाई आधार पर बनाए जाएँ, तो स्टेट फॉर्मेशन बाई लैंग्वेज बेस, ये सारी विशेषताएं आज संविधान में मिलती हैं। जब आगे लेसन आप पढ़ते हैं ये सब आपका बार बार आता रहेगा। इस रिपोर्ट का अम्बेडकर जी ने और मोहम्मद शफी ने विरोध किया। अम्बेडकर जी चाहते थे कि साइमन कमीशन को उनका काम करने दिया जाए, देखें तो बनाते क्या है, अगर संविधान अच्छा हो तो तारीफ़ करें, ख़राब है तो विरोध करें। लेकिन बिना कुछ देखे विरोध करना थोड़ा सा जल्दबाजी था। लेकिन अम्बेडकर के अलावा अधिकतर लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध ही किया, लेकिन अम्बेडकर और शफी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया और कांग्रेस के आंदोलन का विरोध किया। तो नेहरू रिपोर्ट भी इसके साथ हम जोड़ देते हैं। अब नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेज़ों ने पढ़ा, देखा और फेंक दिया। वो ये विश्वास ही नहीं कर पाए कि भारतीय लोग संविधान जैसी चीज़ बना सकते हैं, लेकिन हमने बनाया, हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। तो ऐसी स्थिति में नेहरू रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि हमारी अभी भी मांग है कि हमें होम रूल मिल जाए। अभी भी हम यही चाहते हैं कि आप देश में बने रहें, हमें पूरी आज़ादी नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन प्रांतों में तो मिले, पूरी बस नहीं, कम से कम सीट तो मिले, कुछ तो मिले। तो अभी भी डिमांड ऑफ होम रूल रिवाइज किया गया, अंग्रेज़ों ने इसको भी नहीं दिया, तो हमें आई गुस्सा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन लाहौर में हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। दिसंबर 1929 में इस अधिवेशन के बारे में कहा जाता है ये आंदोलन का मील का पत्थर है। इस आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष होना, स्वराज के साथ पूर्ण शब्द लगा दिया गया। दादा भाई ने 1906 में स्वराज शब्द की मांग की थी और पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने 29 में लाहौर में की थी। और इस मांग को रिवाइज करने के लिए हमने हर साल 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू किया। तब से लगातार हर वर्ष हम 26 जनवरी को ही अपना झंडा फहराते रहे। 15 अगस्त को हम वास्तव में आज़ाद हुए। ये 15 अगस्त से पहले 1947 से पहले 1930 तक इन 18 साल में 26 जनवरी ही हमारा रियल फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था। इसलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ तो हमने जानबूझकर थोड़ा वेट किया 2 महीने का, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब 26 जनवरी आया तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी को ही लागू किया, क्योंकि जो 18 वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए गए थे अब वो इंडिपेंडेंस डे के रूप में हो गए।
यानी ये डेट अमर हो गई। पहले हमारा स्वतंत्रता वर्ष था, अब गणतंत्र वर्ष हो गया। इस आधार पर 26 जनवरी का भी अपना इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन बनता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी को ही लागू हुआ, क्यों? वो यूँ, उसका रीज़न है लाहौर सेशन। इसी सेशन में अब ये वक्त आ गया था कि महात्मा गांधी भारत की राजनीति की पिच पर दोबारा खेलें, आज़ादी की ट्रेन जो वो छोड़ गए थे दोबारा उसको चलाएं। उस आंदोलन का नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सबने अवज्ञा आंदोलन, जो गांधी ने 2 बार शुरू किया। इसी आंदोलन से हम अगली सीरीज शुरू करेंगे। और इस आंदोलन की खास बात यह है कि इसी में नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, फिर गांधी जी का इस आंदोलन से आगे बढ़ना, गांधी इरविन का समझौता, फिर भगत सिंह की फांसी, फिर गांधी जी का लंदन जाना, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, फिर वहाँ से वापस आना। इस तरीके से घटनाओं में एक चेन चलती रहेगी। तो इसी उम्मीद के साथ आगे मिलते हैं और उम्मीद करेंगे कि हम पहले तो एक सरसी निगाह से आज़ाद हो जाएं, आज़ादी की एक झलक तो देख लें। जैसे यूट्यूब पर आप किसी मूवी का ट्रायल देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, तो उसका एक सिंबल मिल जाता है कि उसका भाव क्या है। तो अभी आप ऐसे सुनिए, जितने पॉइंट दिमाग में रहते हैं रहने दीजिए, उड़ते हैं उड़ने दीजिए। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ के छोड़ देते हैं, जब आप डिटेल से इनको पढ़ेंगे तो बार बार जब रिपीट करेंगे तो कोई शक ही नहीं है कि आप इसको ना भूलें, याद रहेगा। क्योंकि अपने भरोसा रखें, कुछ हम पर भी रखें, कुछ बनाने वाले पे भी रखें। इस उम्मीद के साथ आगे मिलते हैं। नमस्कार।